गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। क्रैक यूपीएससी एग्जाम यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज हो गई 2 जून और 2 जून 2021 के रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे वो हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। मित्रों, हमने ये करंट अफेयर्स के क्वेश्चन द हिंदू, पीएबी, इंडियन एक्सप्रेस, फाइनेंशियल एक्सप्रेस, दैनिक जागरण जैसे इंडिया के लीडिंग न्यूज़पेपर में से लिए, ताकि आपकी हर गवर्नमेंट एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण बन सके। साथ ही में आपके नॉलेज में इंक्रीमेंट लाने के लिए और देश और दुनिया में रोज बरोज कैसी घटनाएं घटती है इन सब के बारे में जानने के लिए भी ये करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और हाँ मित्रों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही में बेल आइकन का बटन जरूर दबा देना ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको मिल सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का पहला क्वेश्चन से। हाल ही में वर्ल्ड मिल्क डे कब मनाया गया है? तो इसका आंसर है डी 1 जून। तो हर साल 1 जून को फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा हर साल वर्ल्ड मिल्क डे जो है वो मनाया जाता है। और हाँ मित्रों, वर्ल्ड मिल्क डे और ग्लोबल पेरेंट्स डे भी मित्रों 1 जून को ही मनाया जाता है। इस साल मित्रों वर्ल्ड मिल्क डे की थीम क्या है? तो इस साल का विषय है सस्टेनेबिलिटी इन द डेयरी सेक्टर अलॉन्ग विथ एम्पावरिंग द एनवायरनमेंट, न्यूट्रिशन एंड सोशियो इकोनॉमिक्स। अब बात करते हैं फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1945 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? इटली के रोम में। और प्रेजेंट टाइम पे इसके डायरेक्टर कौन है? तो कू डोंग यू प्रेजेंट टाइम पे FAO के डायरेक्टर है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में बेल ऑफ फेथ योजना कहाँ शुरू की गई है? तो इसका आंसर है बी, केरल में। केरल में मित्रों बेल ऑफ फेथ योजना जो है वो शुरू की गई है। अब ये बेल ऑफ फेथ योजना है क्या? तो इसके बारे में हम बात करें तो यह योजना केरल के कई ऐसे शहरी परिवारों में सफलतापूर्वक जो है वो लागू की चुकी है। इसमें मित्रों केरल की जो सामुदायिक पुलिसिंग योजना है इसके तहत इसको शुरू किया गया है और यह एक सुरक्षा योजना है। इसमें क्या होता है कि जो बुजुर्ग नागरिक होते हैं उनको आपत्ति स्थिति में रिमोट से नियंत्रित अलार्म के माध्यम से तेज आवाज का उपयोग करके वो अपने पड़ोसियों का ध्यान आकर्षित करके उनमें मदद करेगी। यानी कि अगर कोई बुजुर्ग घर में अकेले बैठे हो और उनको मदद की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत हो तो इस बेल के थ्रू वो बजा सकते हैं ताकि पड़ोसी जो हमारे बाजू में रहते हैं पड़ोसी उनको मालूम चल सके और वो उस बुजुर्ग की सहायता के लिए आ सके। तो ऐसी एक योजना जो है वो केरल सरकार के द्वारा लाई गई है। यह योजना मित्रों वर्ष 2018 से ही कार्यान्वित की जा रही है। अब इस योजना का महत्व क्या है? बेल ऑफ फेथ योजना बुजुर्गों की भलाई और सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए सामुदायिक भागीदारी का एक उदाहरण जो वो स्थापित करती है। कोविड-19 महामारी के दौरान अपने स्वास्थ्य के प्रति आकांक्षित रहने वाले वृद्धों के लिए यह योजना बहुत ही ज़्यादा सहायक जो है वो साबित हो सकती है और ये बहुत ही अच्छी योजना है। अब केरल के द्वारा शुरू की गई है तो केरल के बारे में जान लेते हैं मित्रों। केरल की कैपिटल क्या है? तिरुवनंतपुरम। केरल के प्रेजेंट टाइम पे चीफ मिनिस्टर कौन है? तो पिनराई विजयन। और केरल के प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर कौन है? तो आरिफ मोहम्मद खान प्रेजेंट टाइम पे केरल के गवर्नर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में कोविड से प्रभावित बच्चों की सहायता और उनका सशक्तिकरण करने के लिए किस योजना की शुरुआत की गई है? तो इसका आंसर है ए, PM केयर फॉर चिल्ड्रंस। तो चिल्ड्रंस के लिए मित्रों ये योजना शुरू की गई जिसका नाम है PM केयर्स फॉर चिल्ड्रंस। तो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ये योजना शुरू की गई। अब ये योजना शुरू क्यों की गई है? कोविड-19 के कारण माता पिता में से या माता पिता दोनों ही अगर किसी में से किसी भी जीवित बच्चे अभिभावक या कानूनी अभिभावक दत्तक जिसे हम कहते हैं वो माता पिता को खोने वाले सभी बच्चों को PM केयर फॉर चिल्ड्रन योजना के तहत सहायता दी जाए।
मतलब कि अगर किसी भी बच्चे की माता पिता की या उसकी माता या उसके पिता दोनों में से किसी एक की मृत्यु कोविड-19 के कारण हुई है, तो उन बच्चों की मदद करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा पीएम केयर फॉर चिल्ड्रंस योजना शुरू की गई है। अब इस योजना के प्रमुख बिंदु क्या है? तो पहला बिंदु है मित्रों, बच्चे के नाम पर सावधि जमा, यानी कि 18 साल से आयु पूरी करने वाले हर बच्चे को प्रत्येक बच्चे के लिए 10 लाख रुपए का एक कोष जो है वो गठित किया जाएगा। ये पहला बिंदु है। दूसरा बिंदु क्या है कि 10 वर्ष से कम आयु वाले बच्चे के लिए एक नज़दीकी केंद्रीय विद्यालय या किसी भी निजी स्कूल में डे स्कॉलर के रूप में प्रवेश दिलाया जाएगा। तीसरा बिंदु क्या है? तो 11 साल से लेकर 18 साल की आयु के वाले बच्चे के लिए केंद्र सरकार के किसी भी आवासीय विद्यालय जैसे कि सैनिक स्कूल, नवोदय स्कूल आदि सब में प्रवेश दिलाया जाएगा। चौथा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है कि मौजूदा शिक्षा ऋण के मानदंडों के अनुसार भारत में व्यावसायिक पाठ्यक्रम उच्च शिक्षा के लिए शिक्षा ऋण दिलाने में बच्चे की सहायता की जाए। और लास्ट क्या है मित्रों, ऐसे सभी बच्चों को आयुष्मान भारत योजना के तहत लाभार्थी के रूप में नामांकित किया जाएगा, जिसमें 5 लाख रुपए तक का बीमा कवच जो है वो हर बच्चे को दिया जाएगा। तो यह प्रमुख 5 बिंदु मित्रों पीएम केयर फॉर चिल्ड्रन योजना में डाले गए हैं और इसके अंतर्गत अब इस योजना में कार्य किया जाएगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किस पर सुनवाई की जाएगी? तो इसका आंसर है सी, अग्रिम जमानत। अग्रिम जमानत मतलब एंटीसिपेटरी बिल, बराबर। तो हाल ही में मित्रों सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो हाई कोर्ट है उसके दृष्टिकोण में एक विरोधाभास का समाधान करते हुए एक फैसला सुनाया गया है, जिसमें यह कहा गया है कि असाधारण परिस्थितियों में अदालतों के पास किसी भी अभियुक्त को अग्रिम जमानत, जिसे हम कहते हैं एंटीसिपेटरी बिल, वह देने से इनकार करते हुए भी अगर कोई भी अदालत एंटीसिपेटरी बिल के लिए इनकार करता है तो उसमें भी गिरफ्तारी से उसको सुरक्षा प्रदान की जा सकती है। ऐसा विवेकाधीन शक्ति जो है वो सुप्रीम कोर्ट के पास है, किंतु इस शक्ति का प्रयोग बेरोक टोक नहीं किया जा सकता और इस शक्ति का प्रयोग करने के लिए कोई तर्कपूर्ण आधार होना चाहिए। अब ऐसे ही अगर किसी भी लड़के ने, अगर कोई 18 साल से ज़्यादा की उम्र वाला कोई लड़का है, अगर उसने किसी का खून कर दिया और उसमें एंटीसिपेटरी बिल नहीं मिल सकती, और उस टाइम मित्रों एक कारण होना चाहिए कि उसके लिए उसको एंटीसिपेटरी बिल देना, वरना ऐसे ही एंटीसिपेटरी बिल मिलती नहीं। अब शीर्ष अदालत के द्वारा यह फैसला उच्च न्यायालय के द्वारा दिए गए 2 आदेशों के खिलाफ एक अपील पर सुनवाई करने के दौरान सुनाया गया। उनमें उन्होंने यह कहा है कि उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में अभियुक्तों को अग्रिम जमानत दिए जाने को रद्द करते हुए निचली अदालत के सामने आत्मसमर्थन करने के लिए 90 डेज के भीतर एक नियमित जमानत याचिका दायर करने के लिए कहा है और इसके साथ अभियुक्तों के लिए इस अवधि के दौरान किसी भी दंडात्मक कार्यवाही से सुरक्षा भी प्रदान की थी। मतलब कि हाईकोर्ट ने ऐसा कहा है कि जो सेशन कोर्ट है उसमें आप जमानत के लिए याचिका जाहिर की है और 90 डेज में यह याचिका जो है वो जाहिर करनी है। ओके, और उसमें मित्रों गिरफ्तारी में सुरक्षा प्रदान की जाएगी, ऐसा हाईकोर्ट के द्वारा कहा गया था। ओके, अब इस में सुप्रीम कोर्ट ने अपना क्या फैसला दिया? तो आर्टिकल नंबर 21 में बताया गया है कि भाई स्वतंत्रता का अधिकार, और उसके अनुसार मित्रों उसके अनुसार हम मद्देनजर देखें तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट उनके लिए किसी भी आरोपी को अग्रिम जमानत देने की शक्तियाँ दी गई है। अब हाई कोर्ट के पास भी ऐसी शक्तियाँ होती है और सुप्रीम कोर्ट के पास भी ऐसी शक्तियाँ होती है को किसी भी आरोपी को एंटीसिपेटरी बिल जो है वो प्रदान कर सकती है।
सीआरपीसी के तहत किसी आवेदन को मंजूर करने और उसको रद्द करने के लिए किसी व्यक्ति के जीवन और उसके स्वतंत्रता के अधिकार पर सीधा जो है वो प्रभाव पड़ता है, और इसीलिए इस प्रावधान को उदारता पूर्वक पढ़ने और इसके लाभकारी स्वरूप पर विचार करने की आवश्यकता है। और इस हेतु सर अदालत के द्वारा अनुच्छेद 142 के तहत प्रदत्त जो शक्तियाँ थी उनका प्रयोग करते हुए उन्होंने इस तरह का जो आदेश है वो पारित किया है कि भाई अब एंटीसिपेटरी बिल पर भी जो है वो आदेश जारी किया जा सकता है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किसके 6 हिरासत केंद्रों में से एक हिरासत केंद्र में बचे अंतिम विदेशी व्यक्ति जिसका नाम था मणिंद्र दास, उनको रिहा कर दिया गया है? तो इसका आंसर है मित्रों असम। तो हाल ही में मित्रों असम राज्य में मित्रों डिटेंशन सेंटर है। असम राज्य में 6 डिटेंशन सेंटर है। उनमें से एक डिटेंशन सेंटर में एक फॉरेनर व्यक्ति था जिसका नाम था मणिंद्र दास, उनको रिहा किया गया और वो आखिरी विदेशी व्यक्ति। अब ये किस्सा है क्या, इस किस्से के बारे में हम बात करें तो मणिंद्र दास को वर्ष 2015 में डी वोटर यानी कि संदिग्ध मतदाता के रूप में चिन्हित किया गया था, और बाद में इनके लिए उनको वर्ष 2019 में विदेशी अधिग्रहण बिल के तहत एक तरफा सुनाते हुए उनको विदेशी व्यक्ति घोषित किया गया है। अब ये संदिग्ध मतदाता होता क्या है? तो असम में मित्रों जब से एनआरसी लागू हुआ है तब से नागरिकता संदेशास्पद या विवादित पाई गई थी उन व्यक्तियों की, और उन्हें ही डी वोटर के रूप में वर्गीकृत किया गया है। उन व्यक्तियों के लिए नागरिकता अधिनियम 1955 और नागरिकता अधिनियम 2003 में परिभाषित नहीं किया गया। अब घोषित विदेशी व्यक्ति होते कौन है? तो डिक्लेयर अ फॉरेनर वह व्यक्ति होते हैं कि जो राज्य पुलिस की सीमा शाखा के द्वारा अवैध प्रवासी के रूप में चिन्हित किए जाने पर अपनी नागरिकता का प्रमाण देने में वो विफल रहा है। कि भाई असम में आप सबको मालूम ही होगा कि एनआरसी जब से लागू हुआ है तब से मित्रों कई ऐसे व्यक्ति हैं कि उनकी नागरिकता को रद्द किया गया है। तो बस जिन लोगों की नागरिकता रद्द की गई है उन लोगों को मित्रों विदेशी व्यक्ति जो है वो घोषित किया गया। ओके, असम में ये सब कुछ होता रहता है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पश्चिमी अफ्रीका देश में किस देश में जारी संकट को हल करने के लिए पश्चिमी अफ्रीका देशों के आर्थिक समूह के द्वारा मध्यस्थता करने का प्रयास किया जा रहा है? तो इसका आंसर है डी माली। तो माली में मित्रों एक संकट जारी हुआ है जिसकी वजह से अफ्रीका देशों का जो समूह है वो मध्यस्थता के दौरान इसका प्रयास कर रहा है कि इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो मित्रों माली में क्या हो रहा है? तो 1960 में फ्रांस के साथ स्वतंत्रता हासिल करने के बाद माली में अब तक 5 तख्ता पलट हो चुके हैं। केवल एक ही बार लोकतांत्रिक रूप से मित्रों निर्वाचित जो राष्ट्रपति थे उनसे दूसरे राष्ट्रपति के लिए शांतिपूर्ण जो है वो सत्ता ग्रहण उन्होंने किया था। फिर हाल ही में 9 महीने पहले बड़े पैमाने पर हुए सरकारी विरोधी प्रदर्शनों के कारण वहाँ के जो राष्ट्रपति थे इब्राहिम कीता, उनको सत्ता से हटा दिया गया था, और पिछले हफ्ते ही एक नए मंत्रिमंडल की घोषणा भी की गई जिनमें 2 प्रमुख सैन्य नेताओं को शामिल नहीं किया गया था, और इन्हीं के बाद राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को हिरासत में लिया गया था सेना के द्वारा। अब इकोवास के बारे में हम बात करें तो यह एक मित्रों पश्चिमी अफ्रीका देशों का एक समूह है जो पश्चिमी अफ्रीका में स्थित 15 देशों का एक क्षेत्रीय राजनीतिक और आर्थिक संघ है। उसकी स्थापना हुई थी सन 1975 में उनकी स्थापना हुई थी लागोस में संधि के दौरान, और यह एक पूर्ण आर्थिक और व्यापारिक संघ है। उनका निर्माण किया एक विस्तृत व्यापार ब्लॉक बनाने के लिए और अपने सदस्य देशों के लिए एक सामूहिक आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए यह समूह का गठन किया गया है।
और इस क्षेत्र में शांति सेना के रूप में भी वह कार्य करता है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में कहां पर सरकार विरोधी प्रदर्शनों के कारण सैन्य बल का नियंत्रण कड़ा कर दिया गया है? तो इसका आंसर है सी, कोलंबिया में। तो हाल ही में कोलंबिया में सरकार के विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और इसी की वजह से सैन्य दल का जो रुख है वो बहुत ही ज़्यादा कड़ा हो रहा है। अब मित्रों, कोलंबिया का एक शहर है जिसका नाम है कैली। तो कैली जो है वो कैली क्षेत्रफल के हिसाब से कोलंबिया का दूसरा सबसे बड़ा शहर है, जहाँ सबसे अधिक आबादी वाला तीसरा शहर है। यानी कि कोलंबिया में सबसे अधिक आबादी वाला वह तीसरा शहर है और क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो वो कोलंबिया का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। तो वह शहर मित्रों प्रशांत महासागर तट से जुड़ा हुआ है और एकमात्र प्रमुख कोलंबिया शहर है। कैली कोका नदी के पश्चिमी तट पर स्थित है और हाल ही में वहां पर सरकार के विरुद्ध प्रदर्शनों के कारण कोलंबिया की सेना ने कैली पर अपना नियंत्रण जो है वो बहुत ही ज़्यादा कड़ा कर दिया गया है। अब ये विरोध हो क्यों रहा है वहाँ पर? तो अप्रैल में कैली और अन्य देशों में वेतन पर लगाने वाली कर सीमा में एक प्रस्तावित सुधार को लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहा है कि उनकी जो वेतन थी उन पर जो कर था वो बढ़ा दिया गया है और इसी की वजह से वहाँ पर सरकार के विरोध प्रदर्शन हो रहा है। सरकार का तख्त यह है कि इस कदम को आर्थिक कठिनाइयों को कम करने के लिए उठाया गया है, लेकिन कोलंबिया के जो नागरिक हैं उनको इसके परिणाम स्वरूप गरीबी में गिर जाने का भी डर आ रहा है। हालांकि कर योजना को वापस लिया गया है, लेकिन सरकार विरुद्ध जो भावना है वो पुलिस हिंसा, गरीबी और स्वास्थ्य संकट को देखते हुए विरोध प्रदर्शन को शामिल किया गया है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किसके डॉक्टरों के द्वारा किए गए एक अध्ययन से पता चला है कि विटामिन डी का उच्च स्तर कोरोना वायरस संक्रमण के जोखिम को कम कर सकता है? तो इसका आंसर है BNIMS, यानी कि निज़ाम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। हाल ही में निज़ाम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के जो डॉक्टर हैं उन्होंने रिसर्च के दौरान यह पाया है कि विटामिन डी का उच्च स्तर कोरोना वायरस संक्रमण के जोखिम को कम कर सकता है और संक्रमित जो रोगी है उनके लिए यह विटामिन देने की मृत्युआंक जो है उसको भी काफ़ी कम कर सकता है। मित्रों, हमारे शरीर में विटामिन डी आता कैसे? तो यह त्वचा पर जब सूर्य प्रकाश पड़ने के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि कोलेस्ट्रॉल आधारित जो अणुएं होती है वो एक रासायनिक प्रतिक्रिया को प्रेरित करती है और इसे यकृत में कैल्सिडियोल और कैल्सिट्रियोल के रूप में वह परिवर्तित करती है। किडनी में कैल्सिट्रियोल के तौर पे उसको प्रतीत करती है और उसके दौरान हमारे शरीर में विटामिन डी जो है वो उत्पन्न होता है। ज़्यादातर विटामिन डी सूर्य प्रकाश के दौरान सूर्य प्रकाश से ही आता है, बट आप दूध से भी विटामिन डी जो है वो हमें मिलता है। दूध पीने से भी विटामिन डी बहुत ही ज़्यादा मिलता है। ओके मित्रों, यह हड्डियों में कैल्शियम की जो मात्रा है उनको संतुलित करता है, कोशिकाओं झिल्ली को क्षति बचाने से मजबूत करता है, साथ ही में जो सूजन होती है उनको रोकने के लिए, उक्तों को फाइबर बनाने के से रोकने के लिए और हड्डियों को कमज़ोर होने से रोकने के लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर विटामिन डी की कमी हो तो बच्चों में रिएक्ट्स और जो वयस्क लोग होते हैं उनमें ऑस्ट्रियोमलेशिया नाम का जो रोग है वो होता है। ओके, चलते हैं मित्रों नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आज हम बात करेंगे एक फैक्ट के बारे में और वह फैक्ट किसके पर है? तो मित्रों आज हम बात करेंगे युवा योजना के बारे में। हाल ही में मित्रों शिक्षा मंत्रालय ने युवा लेखकों का मार्गदर्शन करने के लिए और युवा लेखकों को आगे बढ़ाने के लिए, युवा लेखकों का विकास करने के लिए एक युवा नाम की जो योजना है उसकी शुरुआत की। सबसे पहले मित्रों युवा का फुल फॉर्म बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। युवा का फुल फॉर्म क्या है? यंग अपकमिंग एंड वर्सेटाइल ऑथर्स, बराबर, इसका फुल फॉर्म है युवा का।
यह योजना मित्रों युवा और नवोदित जो लेखक होते हैं, यानी कि जिसकी उम्र 13 से कम है, वह लेखकों को प्रशिक्षित करने के लिए एक लेखक परामर्श कार्यक्रम है, जिससे पढ़ने, लिखने और पुस्तक संस्कृति को बढ़ावा दिया जा सके एवं वैश्विक स्तर पर भारत और भारतीय लेखन को प्रदर्शित किया जा सके। इसीलिए इस योजना को शुरुआत की गई है। युवा योजना के तहत 6 महीने की अवधि के लिए प्रत्येक लेखक को 50,000 रुपये प्रति माह भुगतान दिया जाएगा और युवा भारत @75 परियोजना का ही एक हिस्सा है। हाल ही में हमारे शिक्षा मंत्री जो है रमेश पोखरियाल निशंक, उनके द्वारा नेशनल बुक ट्रस्ट और भारत इस योजना के लिए क्रियान्वयन एजेंसी है। ओके, दूसरे फैक्ट के बारे में हम बात करें तो केरल में मानसून की जो शुरुआत है वो उसमें देरी पाई गई है, तो उसके बारे में कुछ डिटेल जान लेते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बट हाँ मौसम को जानने के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ओके, तो हाल ही में इंडियन मेट्रोलॉजिकल जो डिपार्टमेंट है उनके अनुसार यह बताया गया है कि केरल में दक्षिण पश्चिम मानसून के आगमन में देरी हो सकती है और इसीलिए अब वहाँ पर 3 जून से मानसून जो है उनका आगमन हो सकता है। लेकिन एक प्राइवेट मानसून एजेंसी है जिसका नाम है स्काईमेट, उनका यह कहना है कि केरल में मानसून पहुँच चुका है, क्योंकि इसके लिए IMDB है उनके द्वारा जो परिभाषित होना चाहिए मापदंड, उन मापदंडों में से 2 मापदंड जो है वो पूरे हो चुके हैं। इसीलिए उन्होंने यह बताया कि भाई मानसून जो है वो आ चुका है। अब IMDB के मापदंड होते क्या है? तो पहला मापदंड यह है कि वर्षा करने वाले जो पछुआ होती है वो पवनों की न्यूनतम गहराई और गति पर होना चाहिए। दूसरा मापदंड यह है कि केरल और तटीय कर्नाटक में कार्यरत 14 स्टेशनों में से कम 60% स्टेशनों पर 10 मई के पश्चात लगातार 2 दिन तक 5 मिमी तक का वर्षा दर्ज किया जा सकता है। तीसरा यह है कि आउटगोइंग लॉन्गवेंग जो रेडिएशन है वो नामक एक पैरामीटर पर बादलों को एक निश्चित डिग्री अर्थात 220 वर्ग मीटर से भी कम पर उसको दर्शाया गया। और वर्तमान में भारत मौसम विज्ञान विभाग ने अपने डेटा के अनुसार आउटगोइंग जो लॉन्गवेव रेडिएशन है उनके अलावा अन्य मापदंडों को पूरा हो चुका है ऐसा बताया गया है। और इस प्रकार मानसून में आगमन से पहले व्यक्तिगत का यह एक प्रमुख भाग होता है और इन 4 मापदंडों के आधार पर जो हमारा इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है वो यह जारी करता है कि भाई भारत में कब मानसून जो है उसका आगमन हो सकता है। ओके, तो मित्रों आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच गाइस। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। और हाँ मित्रों, बाजू में बेल आइकन का बटन जरूर दबा देना ताकि हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आप सबको मिल सके। थैंक यू सो मच गाइस।